नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई। अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो भारत है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग की तो याद रखना है दोस्तों, ये जो योजना आयोग है ना, इस योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो योजना आयोग की स्थापना की गई 15 मार्च 1950 में। 1950 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने दोस्तों, पहले अध्यक्ष कौन बने, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। अब आपको याद रखना है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। दोस्तों, ये जो योजना आयोग होती है ना, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी भारत का राष्ट्रपति जो भी भारत का प्रधानमंत्री बनता था, वो सीधा सीधा योजना आयोग का अध्यक्ष भी बन जाता था। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद में याद रखना है दोस्तों कि इसका जो कार्य था, वो कार्य क्या था। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, इन पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना, पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना किसका काम था, योजना आयोग का काम था। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई और पहले जो अध्यक्ष बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने गए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, तो कहानी पूछी है, कहानी पूछी है 1 जनवरी सन 2015 को, 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, तो इस योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग की जगह क्या बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग बना दिया गया और नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो है आपके नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई, तो नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके जो पहले अध्यक्ष बने वो पीएम नरेंद्र मोदी जी बने और इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 1950 को की गई। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर, उसके साथ साथ आपका जीएस, जीके, जीएस दोनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो। अगला, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपने देखा होगा कि जो आपका मंगल ग्रह है, इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अति इंपोर्टेंट पॉइंट। अब एग्जाम की दृष्टि से ये ग्रह जो है आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, ये आपका यहाँ पर सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य दिखाई दे रहा है और इस सूर्य के सबसे नजदीक आपको एक ग्रह दिखाई दे रहा है। सबसे नजदीक एक ग्रह आपको दिखाई दे रहा है, जो कि कौन सा है दोस्तों, बुध। कौन सा है, बुध। तो अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बुध के बाद में आपका दोस्तों यहाँ पर एक ग्रह दिखाई दे रहा है, जो कौन सा है, कलर ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पर एक ग्रह दिखाई दे रहा है, जो कौन सा है, शुक्र। शुक्र, शुक्र के बाद में यहाँ पर पृथ्वी, पृथ्वी, फिर आपका मंगल, मंगल, फिर आपका आता है दोस्तों बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है शनि, शनि, फिर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है अरुण, फिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वरुण और यहाँ पर एक प्लूटो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको बोना ग्रह कहा जाता है। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन किस किस प्रकार पूछे जाते हैं, सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करवा देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि भाई सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे पास आपका बुध है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। अब इनके क्रम आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्रम से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इनका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पास में आपका कौन सा ग्रह है, तो सबसे पास में बुध, सबसे दूर आपका वरुण है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों, ये जो शुक्र ग्रह है ना, इस शुक्र ग्रह को कहा जाता है भोर का तारा, भोर का तारा। या इसी शुक्र ग्रह का एक और नाम है दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की
जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन, या फिर अगर आपसे पूछे कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति जो है, ये बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है दोस्तों। ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक भी है। अगर सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति, सूर्य से सबसे दूर आपका वरुण और सबसे पास आपका बुध। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? अति इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो पानीपत है, इस पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। अब तीसरी लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी तीनों लड़ाई इंपॉर्टेंट है। तो तीनों लड़ाई मैं आपको एक बार यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो पानीपत की पहली लड़ाई है, ये पानीपत की पहली लड़ाई कब की गई? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। अति इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो ये जो लड़ाई है ना, ये इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ी गई। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ी गई। अब इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पहली लड़ाई पानीपत की लड़ी गई, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों कि ये जो पहली लड़ाई हुई थी ना पानीपत की, इसी लड़ाई के बाद में जो भारत है, इसमें मुगल की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस पहली लड़ाई के बाद ही क्या हुआ, तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, और दिल्ली सल्तनत खत्म हुई तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य आया। तो याद रखना है, पानीपत की पहली लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और आपका बाबर के बीच में लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो 5 नवंबर 1526 को लड़ी गई है, 1526 को। और ये हेमू प्लस आपका जो आपका अकबर है, ये अकबर की सेना के बीच में लड़ी गई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि क्वेश्चन में पूछा गया 1761 में, ये अहमद शाह अब्दाली और प्लस आपका मराठों के बीच में लड़ी गई। तो तीनों की तीनों लड़ाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किस किस के बीच में, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। दूसरी लड़ाई 1556 में आपका अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में। अगला, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहली चीज तो आपका याद रखना है दोस्तों, एक आर्टिकल आता है 108। और ये 108 आर्टिकल जो है, इसमें संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया। संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया। तो याद रखना है, आर्टिकल 108 में किसकी जानकारी दी गई है? संयुक्त बैठक की। अब संयुक्त बैठक होती क्या है दोस्तों? तो ऐसी बैठक जिसमें राज्यसभा और आपका लोकसभा दोनों के सदस्य साथ साथ बैठते हैं, ऐसी बैठक को संयुक्त बैठक कहा जाता है। अब संयुक्त बैठक बुलाई कब जाती है? तो ऐसा कोई भी विधेयक जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके राष्ट्रपति साहब होते हैं, ये राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब संयुक्त बैठक बुलाते हैं। राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं? तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति साहब संयुक्त बैठक तो बुलाते हैं, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करता है, कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं ना, ये अध्यक्ष कौन होता है? तो संयुक्त बैठक के अध्यक्ष, याद रखना है दोस्तों, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, वो लोकसभा का अध्यक्ष आपका इसकी बैठक करता है। तो यहाँ से कितने इंपोर्टेंट पॉइंट बने? संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 108 में। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इतने इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है कि संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। भारत में पहली जनगणना कब की गई? अति इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारत में जो पहली जनगणना है वो कब की गई। ठीक है, तो 1872 में भारत में पहली जनगणना की गई, और लॉर्ड मेयो के काल में भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना। अगला,
ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो ओलंपिक खेल है इनका आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो प्रति 4 वर्ष में आपका ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक खेलों का जनक कौन है, तो पियर दी कुबर्तिन, पियर दी कुबर्तिन, कुबर्तिन ये जो व्यक्ति है ये क्या है? आपका ओलंपिक खेलों का जनक है, ओलंपिक खेलों का जनक है। अगर आपसे पूछे कि 2021 में ओलंपिक कहाँ हुए थे दोस्तों? टोक्यो में हुए थे, टोक्यो में हुए थे। और टोक्यो कहाँ आता है? जापान में आता है, जापान में आता है। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई 2025 में कहाँ पर हुए, सॉरी 2024 में कहाँ पर हुए, तो पेरिस में हुए, पेरिस में हुए। और पेरिस कहाँ आता है दोस्तों? फ्रांस में आता है, फ्रांस में आता है। अब जब 2024 में आपके पेरिस में ओलंपिक हुए, तो ये पेरिस के ओलंपिक अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या रखना, याद रखना है दोस्तों, कि जो पेरिस में ओलंपिक हुए, ठीक है, पेरिस में जो ओलंपिक हुए, इसमें जो भारत की रैंक लगी है, वो भारत की रैंक कितनी लगी है? 71 नंबर पर। ठीक है, भारत की रैंक कितनी रही है? तो 71 नंबर पर। अब इसमें जो खिलाड़ी कौन सा पदक जीता और कौन से खेल से संबंधित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो पदक आया था इसमें मनु भाकर आया था, और इनका संबंध एक शूटिंग में, और इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो सबसे पहला जो पदक आया आपका मनु भाकर लेकर आए शूटिंग में। दूसरा पदक आपका मनु भाकर और शरबजीत दोनों साथ में लेकर आए, और ये भी शूटिंग में कौन सा कांस्य पदक लाए। फिर आपका स्वप्निल कुसाले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, और ये भी शूटिंग में आपका कांस्य पदक लेकर आए। फिर भारतीय हॉकी टीम, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की हॉकी टीम, ये हॉकी टीम आपका कांस्य पदक लेकर आती है। नीरज चोपड़ा जो कि पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उनको भाला फेंक में इस बार रजत पदक मिला, इनका संबंध भाला फेंक से है। और आपका अमन शेहरावत जो कि आपका कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो अमन शेहरावत कुश्ती से संबंधित है, कांस्य पदक लाए। नीरज चोपड़ा आपका भाला फेंक रजत पदक लाए, हॉकी टीम कांस्य पदक लाई, स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक लाई, मनु भाकर सरबजीत दोनों साथ में कांस्य लाए। और आपका मनु भाकर जो कि पहला मेडल लेकर आई थी, वो भी कांस्य शूटिंग में लाई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, इसकी स्थापना कब होती है? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो जेनेवा, कहां पर? जेनेवा। और जेनेवा कहां पर आता है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में आपका जेनेवा आता है, और यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम क्या है दोस्तों? तो स्वास्थ्य से संबंधित काम करना। जैसे आपने अभी देखा था कोरोना आया था, तो उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए नए योजनाएं, नए नए कार्यक्रम शुरू किए। तो ऐसे कार्यक्रम कौन करता है पूरे विश्व में? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्थापना 7 अप्रैल 1945 को की गई। पृथ्वी के आंतरिक कोर का मुख्य रूप से किससे निर्माण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब पहली चीज आपका, यहां से मैं 2-3 चीजें कवर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी की 3 परतें होती है। पहली परत है आपका भूपरपट्टी, भूपरपट्टी। दूसरी आपका प्रवार, या इसी को मेंटल कहा जाता है, मेंटल। और आपका लास्ट में आती है क्रोड, क्रोड। अब दोस्तों ये जो परतें हैं ना, इन अलग अलग परतों में अलग अलग आपके धातुएं पाई जाती है। जैसे आपका पहली जो परत है इसमें सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। दूसरी जो परत है इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और तीसरी जो परत है इसमें निकिल प्लस Fe लोहा पाया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी की सबसे भारी परत भूपरपट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम पाया जाता है, मेंटल में सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है, और क्रोड में आपका निकिल प्लस आपका आयरन यानी लोहा फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, किस राज्य में नर्मदा नदी का उद्गम होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भाई नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो याद रखना है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक अनूपपुर से हुआ, अनूपपुर से हुआ, अनूपपुर से हुआ, जो कि MP में आता है, MP में आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है ना, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है,
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो ये मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात, तीनों राज्यों में आपकी नर्मदा नदी बहती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, अमरकंटक अनूपपुर से इसका उद्गम होता है। बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, कंचनजंगा किस भारतीय राज्य में स्थित है, अति इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि जो कंचनजंगा है ये कहां पर स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो कंचनजंगा है ये सिक्किम राज्य में स्थित चोटी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चोटी है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, अति इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। सबसे पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पर जो चुनाव आयोग है इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग भी कौन सा, भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई जो भारतीय चुनाव आयोग है, इस भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई दोस्तों इसकी 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछे कि भाई इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है दोस्तों। जब आपका क्या हुआ था कि भारत का संविधान लागू हुआ था, उसी टाइम पे 26 जनवरी 1950 को आपका चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपके कौन बनाए गए थे, तो वो आपके सुकुमार सेन बनाए थे, सुकुमार सेन बनाए गए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, तो याद रखना है दोस्तों ज्ञानेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार, ये आपका वर्तमान में है। तो पहले सुकुमार सेन हो गए और वर्तमान में ज्ञानेंद्र कुमार है। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों कि ये जो मुख्य चुनाव आयोग है इनकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, विजयनगर साम्राज्य जो शहर है इसकी राजधानी क्या थी, ये इसका प्रसिद्ध शहर क्या है। तो दोस्तों ये जो विजयनगर साम्राज्य है ना, अगर आपसे पूछे कि भाई इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो याद रखना है दोस्तों दो भाई थे, हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का, बुक्का, हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। फिर अगर आपसे पूछे कि इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी आपका हम्पी थी, हम्पी थी। और अगर आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ आता है, तो ये कर्नाटक में आता है, कर्नाटक में आता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों देखो, दो तीन चीजें आपको यहाँ से याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि जो हड़प्पा शहर है, ये हड़प्पा शहर की स्थापना कब की गई, 1921 में की गई। किसने की, तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी के द्वारा की गई, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो शहर की स्थापना किसने की, तो याद रखना है दोस्तों मोहनजोदड़ो की स्थापना 1922 में की गई और आपका राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। अब अगर आपसे पूछे कि जो हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर है, तो सबसे बड़ा शहर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा शहर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, तो ये जो मोहनजोदड़ो है ये हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 में। और सबसे पहला जो शहर खोजा गया वो आपका हड़प्पा नामक शहर खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ है दोस्तों, तो ये लोथल में है। अति इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लोथल में याद रखना है दोस्तों कि ये जो लोथल है ना, ये लोथल कहाँ आता है, गुजरात में, गुजरात में। और किस नदी के किनारे आता है, तो भोगवा नदी, भोगवा नदी। तो दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। हड़प्पा का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह लोथल है, किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ आता है, तो गुजरात में आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो स्टैटिक जीके से, त्योहार से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट त्योहार हम इसमें कवर कर लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो पोंगल कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। देखो अब ध्यान,
अगर आपसे पूछे कि जो आंध्र प्रदेश है इसका इंपोर्टेंट त्योहार कौन सा है, तो बतुकम्मा और बोनालू दोनों अति इंपोर्टेंट लगा कर लिख लेना। बतुकम्मा और बोनालू आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। असम का पूछे तो बिहू मोस्ट इंपोर्टेंट, और कामाख्या माता का मेला अति इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। बिहार का पूछे तो छठ पूजा मोस्ट इंपोर्टेंट है, छठ पूजा कहाँ है, बिहार में। हिमाचल प्रदेश का पूछे दोस्तों तो शिवरात्रि और धुलेंडी। झारखंड सरुल अति इंपोर्टेंट लगा कर लिख लेना, सरुल कहाँ का है, झारखंड का। केरल का ओणम, ओणम मोस्ट इंपोर्टेंट है केरल में। मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट मोस्ट, और आपका खजुराहो, खजुराहो का मेला, खजुराहो का मेला ये आपका एमपी से याद रखना है, भगोरिया और खजुराहो। ओडिशा का रथ यात्रा और नुआखाई दोनों इंपोर्टेंट है, रथ यात्रा और नुआखाई। पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व, लोहड़ी इंपोर्टेंट है। और राजस्थान में याद रखना है दोस्तों गणगौर, पुष्कर का मेला, तीज, ये तीनों इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो पहली स्लाइड में आपने देखा है आंध्र प्रदेश से बतुकम्मा और बोनालू, असम से बिहू और कामाख्या माता का मेला, बिहार से छठ पूजा, हिमाचल प्रदेश से शिवरात्रि, झारखंड से सहूल, केरल से ओणम, मध्य प्रदेश में भगोरिया और खजुराहो, ओडिशा में नुआखाई, पंजाब में लोहड़ी और राजस्थान में गणगौर, तीज और पुष्कर, सारे इंपोर्टेंट है। सिक्किम का अगर आपसे पूछे तो लोसर बड़ा इंपोर्टेंट है, सिक्किम में लोसर। उसके बाद में तमिलनाडु में मैंने बोला पोंगल, थाईपुसम, दोनों इंपोर्टेंट लगाकर लिख लेना, तमिलनाडु में पोंगल और थाईपुसम। तेलंगाना में बोनालू और बतुकम्मा अभी हो गया था। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बड़ा इंपोर्टेंट है, दुर्गा पूजा। आंध्र प्रदेश में उगादी और बतुकम्मा, ठीक है। असम में बिहू और कामाख्या हो गया ये भी। बिहार में छठ पूजा, झारखंड में सहूल, कर्नाटक में उगादी, केरल ओणम हो गया, ओडिशा रथ यात्रा हो गया, पंजाब लोहड़ी, राजस्थान ये सारे रिपीट हो गए। तो दोस्तों ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी जिसमें हम हर क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया और उनसे बनने वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। इसी प्रकार से डेली हम आपके लिए जीके जीएस की क्लास लाते रहेंगे ताकि आपका जीके जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मिक्स में आपका पूरा होता रहेगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।